हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपको रेगुलरली सब्जेक्ट वाइज लेक्चर मिलेंगे। आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सीआईबी में, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, उसके लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दिस बुक, मैकमिलन के बुक से। ठीक है, बीएफएम के बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका आज हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट फर्स्ट यूनिट का कुछ पोर्शन देखेंगे। इसमें आपके बेसिकली 4 मॉड्यूल्स है स्टूडेंट्स। मॉड्यूल ए है इंटरनेशनल बैंकिंग, बी रिस्क मैनेजमेंट, सी ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल डी है बैलेंस शीट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट का आपका सिलेबस सेम है जो न्यू सिलेबस है रिवाइज्ड, इसीलिए हम यहाँ इसी सब्जेक्ट का बुक अवेलेबल है तो इससे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही न्यू सब्जेक्ट के बुक्स आ जाएंगे मार्केट में, उसके भी आपको रेगुलरली लेक्चर्स मिलना चालू हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम देखने वाले इंटरनेशनल बैंकिंग का फर्स्ट मॉड्यूल, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। बेसिकली एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, ये होता क्या है? देखो, हम रह रहे इंडिया में, अगर मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ भी ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, या मुझे किसी कंट्री में घूमने जाना है, तो जो मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो दूसरे कंट्री के लोगों के साथ करूँगी, क्या मैं वो इंडियन रुपये में कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में रह रही हूँ, हमारी कंट्री की करेंसी क्या है? रुपीज़। लेकिन फॉरेन कंट्री की करेंसी क्या सबकी रुपी है? नहीं। अगर मैं यूएस में घूमना चाहती हूँ तो मुझे वहाँ पे रुपीज़ में, अगर मैं जाऊँ किसी शॉप में और इफ़ आई वांट टू परचेस सम टी या कॉफ़ी, तो मैंने वहाँ पे रुपीज़ दिए, क्या वहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी क्या है? डॉलर। तो मुझे जिस कंट्री के साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, उनकी होम करेंसी में ही उनके साथ डील करना पड़ेगा, उनके साथ ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे। अगर मैं कुछ इंपोर्ट कर रही हूँ, सपोज़ मैंने यूएस से कुछ क्लोथ्स इंपोर्ट किए, तो क्या वो क्लोथ्स का पेमेंट मैं रुपीज़ में कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यूएस के लोगों को रुपीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है ना। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि वहाँ की करेंसी तो डॉलर है, तो मुझे उन्हें पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पेमेंट स्टार्ट करूँगी रुपीज़ में, लेकिन वो कन्वर्ट करके डॉलर में जाएगा यूएस के पर्सन के पास, या जो भी फर्म के साथ, जो भी पर्सन के साथ मैं डील कर रही हूँ। तो इंडिया से मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगी रुपीज़ में और जाएगा वहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट होके। तो ये जो है ना, कन्वर्जन ऑफ करेंसी, ये मैं क्या कर रही हूँ? करेंसी का कन्वर्जन, इसे ही कहते हैं एक्सचेंज। ठीक है, और ये मैं किस चीज़ का कन्वर्जन कर रही हूँ? करेंसी का। किसके करेंसी का? फॉरेन की ना, राइट। ये मैं फॉरेन के करेंसी का कन्वर्जन कर रही हूँ, इसीलिए इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन कंट्री के साथ एक्सचेंज करना, क्या एक्सचेंज करना? करेंसी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर में हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे चैप्टर कवर करेंगे ना, आई विल मेक श्योर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि कोई भी हाई लेवल क्वेश्चन आपको मिले तो उसका आंसर आप एग्जाम में बेझिझक कर सको। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड, export and import of commodities, cross-border movement of manpower, capital, travel, tourism, and export of services all necessitate the need of exchange of currency of one country to the another country. अगर मुझे किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है ऑफ कमोडिटीज़, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करना है और मैन पावर या कैपिटल का, ट्रैवल करना है, टूरिज्म करना है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करनी है, कुछ भी नेसेसरी थिंग करनी है विथ फॉरेन कंट्री, तो मुझे जो एक्सचेंज ऑफ करेंसी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि तभी तो मेरा ट्रेड होगा, तभी तो मेरा काम होगा। पैसे दिए बिना कुछ भी काम तो होता नहीं है, राइट। विदाउट मनी फ्री में तो कुछ होता नहीं है। तो ऑब्वियसली कुछ भी अगर हम सर्विस ले रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हर जगह पैसे की, करेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैं ये सब चीज़ें सपोज यूएसए के साथ करूँ, द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टू यूएसए आर पेड इन यूएस डॉलर, वेयर द एक्सपोर्टर नीड्स टू कन्वर्ट यूएसडी प्रोसीड्स ऑफ द बिल इनटू इंडियन रुपी। सपोज मैंने कुछ गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए, मुझे वो एक्सपोर्ट करने हैं यूएसए को, तो यूएसए के अगर किसी पर्सन ने वो खरीदे हैं तो वो उसकी पेमेंट डॉलर में ही करेगा, लेकिन वो जब तक मेरे पास पहुंचेगा उसे कन्वर्ट किया जाएगा, वो यूएस डॉलर को कन्वर्ट किया जाएगा किस में? इंडियन रुपये में। क्योंकि एक्सपोर्टर की होम करेंसी क्या है? एक्सपोर्टर कौन हूँ मैं ना, तो मेरी होम करेंसी क्या है? इंडियन रुपी। तो वो जो पर्सन वहाँ से यूएस डॉलर में पेमेंट करेगा, वो मेरे तक आने का जो ड्यूरेशन है वो बीच में कन्वर्ट होकर मुझे रुपीज़ में मिलेगा। वही कन्वर्जन के प्रोसेस को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर मैं जर्मनी से कुछ इंपोर्ट करी, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया, बिल्ड इन यूरो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं कुछ जर्मनी से इंपोर्ट कर रही हूँ तो मैं पेमेंट यहाँ से रुपये में करूँगी, लेकिन वो कन्वर्ट होकर उनको मिलेगा किस चीज़ में? कौन सी करेंसी में? यूरो में, क्योंकि जर्मनी की होम करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, दस कन्वर्जन ऑफ करेंसीज फ्रॉम करेंसी ऑफ इनवॉइस टू द होम करेंसी ऑफ एक्सपोर्टर will be generally required for cross border trades.
दिस इज़ फॉरेन एक्सचेंज। तो आपको समझा कि फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं। अगर हम फॉरेन की किसी फॉरेन से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अगर वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जो एक्सपोर्टर की होम करेंसी होगी उसी में वो ट्रेड होगा, भले ही मैं इंपोर्टर अपने खुद के कंट्री से वो करेंसी इनिशिएट करे। ठीक है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज ये मैं हूँ, इंडिया में हूँ, ठीक है, और मुझे यूएसए से कुछ इंपोर्ट करना है। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे 10 सपोज फॉर एग्जांपल 10 टेबल्स मैंने इंपोर्ट किए। ठीक है, इंपोर्ट किए मैंने किससे, यूएसए से। हाँ, तो मैंने इंपोर्ट किए, तो मैं यहाँ से पेमेंट स्टार्ट करूँगी रुपी में, लेकिन यहाँ पे यूएस में जो पर्सन बैठा है इससे तो ऑब्वियसली वो कंट्री की होम करेंसी में ही चाहिए, विच इज़ डॉलर। तो अगर सपोज मैंने इसका पेमेंट किया सपोज 10,000 रुपीज़, नहीं 10 टेबल्स है ना, ठीक है, 10,000 रुपीज़ सपोज, अगर छोटे टेबल है तो ये रुपीज़ में मैंने पेमेंट किया, लेकिन ये यहाँ पे जाते जाते कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो पर्सन तो रुपीज़ में लेगा नहीं, ये जो भी कुछ XYZ वैल्यू रहेगी वो डॉलर में उसे मिल जाएगी। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, फॉरेन कंट्री में मैं बेसिकली करेंसी का एक्सचेंज कर रही हूँ, इसे ही कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ओके, समझा। ओके, नेक्स्ट, फॉर इंडियन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर US डॉलर्स और इंडियन और यूरो इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज, वाइल फॉर अमेरिकन और द जर्मन इंडियन रुपी इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब हर एक कंट्री के लिए जो बाहर के लोगों के साथ, मतलब जो फॉरेन कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उसके लिए फॉरेन करेंसी होगी। ठीक है, दस इन टूडेज वर्ल्ड when nations push for greater inflow and outflow of goods, capital or services, foreign exchange has become an integral part of world financial system. The term foreign exchange is more broadly used to denote foreign currency, that is currency of any country, as well as the exchange of currency of one country into another country. Foreign currency मतलब कोई भी कंट्री की करेंसी हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बाहर के किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा हो, ट्रांजैक्शन कर रहा हो, तो बाहर के कंट्री की कोई भी करेंसी उसके लिए फॉरेन करेंसी होगी। और अभी फ़िलहाल आज के ज़माने में इतना अपना इन्फ्लो आउटफ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, गुड्स का, कैपिटल का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, अपने नीड्स के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, फॉरेन एक्सचेंज ना, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन दी गई है फेमा एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके सेक्शन 2 में डिफाइन किया है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, वो समझ के लेते हैं। ऑल डिपॉजिट्स, credits and balances payable in foreign currency and any drafts, traveler checks, letter of credit and bills of exchange expressed or drawn in Indian currency and payable in foreign currency, ऐसे सभी डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी एंड एनी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, ऐसे सभी चीज़ें जो कि इंडियन करेंसी में ड्रॉन की गई हो लेकिन वो फॉरेन करेंसी में पेएबल हो। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अगर इंडियन करेंसी में मैंने उसको ड्रॉ किया, ठीक है, कोई भी चेक या पेमेंट, डिपॉजिट, क्रेडिट्स, व्हाटएवर, ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, निकाला है इंडियन करेंसी में, लेकिन पेमेंट किस में किया है, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, ऐसे सभी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरा क्या दिया है, एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ऑप्शन ऑफ ड्रॉई और होल्डर देयर ऑफ और एनी अदर पार्टी देयर टू, आइदर इन इंडियन करेंसी और इन फॉरेन करेंसी और पार्टली इन वन एंड पार्टली इन अदर। Thus, broadly speaking, foreign exchange is all claims payable abroad, whether consisting of funds held in foreign currency with the banks abroad or bills, checks payable abroad। मतलब ऐसे सभी पेमेंट जो मुझे अब्रॉड फॉरेन कंट्री में पे करने हैं, ठीक है, तो जिसका कुछ पोर्शन या पूरा का पूरा अमाउंट जो कि मैं फॉरेन करेंसी में उसे कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं दे तो रही हूँ यहाँ से इंडियन करेंसी में, लेकिन वहाँ पे वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो रहा है, ठीक है, कन्वर्ट करके, तो इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में जाने से पहले ये देखनी है अच्छे से। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स इन वन करेंसी ऑफ फंड्स टू अनदर करेंसी। बेसिकली ये क्या होता है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में उसे फंड्स देना, ठीक है, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। वही डेफिनेशन आपको अच्छे से एलैबोरेट की है। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच आर एक्सचेंज फॉर अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी इज द एक्सचेंज ऑफ रेट। मतलब एक कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी जो कि एक्सचेंज किए जाते हैं कुछ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ करेंसी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है $1 इज इक्वल्स टू 68.10 रुपीज़ और €1 इज इक्वल्स टू $1.07। देखो, हमें पता है हर कंट्री के करेंसी का वैल्यू इक्वल नहीं है ना, ठीक है, कुछ मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कुछ कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में कम ज़्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है $1 इज इक्वल्स टू सपोज 68.10 रुपी। मतलब अगर मुझे US में $1
पे करना है तो मुझे इंडिया से कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल 68.10 रुपीज़, और कितना बोला है 1 यूरो, 1 यूरो इज इक्वल्स टू 1.07 US डॉलर, ठीक है। मतलब 1 यूरो 1.07 डॉलर के बराबर है और $1 68.10 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। तो ये है एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ कि एक आपको ऐसे यूनिट दिया जाएगा कि एक कंट्री की इतनी करेंसी दूसरे कंट्री की इतनी करेंसी के बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो कंट्री से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल बैंकिंग में, इंटरनेशनल मार्केट में सभी जगह डॉलर में पेमेंट किया जाता है, लेकिन अगर आपने रिसेंटली पढ़ा होगा न्यूज़ में तो ऐसी कई एशियन कंट्रीज़ है जो इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड करने के लिए रेडी है, ठीक है। मतलब टिल नाउ ऐसा होता था कि हमें किसी भी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करना है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ, तो पहले हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमें वो सपोज़ मुझे यूरो में किसी को पेमेंट करना है तो मैं रुपीज़ का डायरेक्टली यूरो में उसका कन्वर्जन नहीं था, मुझे पहले रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था और फिर यूरो में देना पड़ता था, ठीक है। रुपी को डॉलर के यूनिट्स में और डॉलर को फिर कितना, $1 इज इक्वल टू कितना यूरो। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारे एशियन कंट्री ने इसका अप्रूवल दिया है कि वो आगे सोचेंगे, वो करने वाले हैं हमारे साथ, ठीक है, रुपी में, तो फिर डॉलर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द एक्सचेंज रेट इज़ डायनामिक एंड विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे, मिनट टू मिनट एंड सेकंड टू सेकंड, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एक्सचेंज रेट है ना, ये बहुत डायनामिक है, ये फिक्स नहीं है गाइस, ये मिनट से मिनट, सेकंड टू सेकंड से ये चेंज होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हार्डली कुछ सेकंड में ये बदलता रहता है, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंप्राइज अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स विच इंक्लूड individual business entities, commercial and investment banks, central banks, cross-border investors, arbitrageurs and speculators across the globe who buy or sell the currencies. बेसिकली ये जो अपना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, इसे कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स है, कई सारे इंडिविजुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस एंटिटीज़ है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसे कोई लिमिट नहीं है एंड दिस ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक विद इन द कंट्री, बिटवीन द कंट्रीज़। तो ये एक कंट्री में मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में राउंड द क्लॉक चलता रहता है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना अलग टाइम जोन है। इट इज़ नॉट बाउंड बाय वॉल्स और ब्रिक और मोटर और मार्केट प्लेस, किसी भी चीज़ की वजह से ये बाउंडेड नहीं है। फॉरेक्स मार्केट्स आर डायनामिक मार्केट्स, वर्क राउंड द क्लॉक इन डिफरेंट टाइम जोन्स इन विच वेरियस कंट्रीज आर लोकेटेड, ठीक है। जैसे कि जोग्राफिकली फॉरेक्स मार्केट्स extend beyond Tokyo and Sydney in the east and operate through Hong Kong, Singapore, India, Bahrain, Frankfurt, London, New York in the west। तो जैसे कि हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम जोन है, तो जैसे जैसे वो कंट्री का डे स्टार्ट होगा, ठीक है, उनका टाइम जोन स्टार्ट होगा तो उनके हिसाब से अपना अपना मार्केट वो चालू होगा। तो ज़रूरी नहीं है सभी कंट्री का मार्केट एक ही टाइम पे चालू हो, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए जो क्लॉक है, जो उनका शेड्यूल है, वो अलग अलग है, ठीक है, एज पर देयर जोग्राफिकल लोकेशन। इफ़ वी व्यू मार्केट्स एज पर GMT, when London and other European markets start its day, it is almost lunch time for Indian market। जब लंदन और यूरोपियन मार्केट स्टार्ट होते हैं तब इंडियन मार्केट का लंच टाइम हुआ रहता है। एंड व्हेन लंदन इंडियन मार्केट्स आर अबाउट टू क्लोज, न्यूयॉर्क मार्केट इज अबाउट टू बिगिन, क्योंकि जब इंडिया का मार्केट क्लोज होने वाला रहता है, न्यूयॉर्क का मार्केट स्टार्ट होने वाला रहता है। फर्दर व्हाइल द न्यूयॉर्क मार्केट ऑपरेट्स फॉर सम टाइम अलॉन्ग द साइड, लंदन एंड यूरोपियन मार्केट्स इन द ईस्ट, ठीक है, टोक्यो, हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर आर रेडी टू स्टार्ट बिफोर न्यूयॉर्क क्लोजेस। तो ये जैसे जैसे जोग्राफिकल लोकेशन है हर एक कंट्री का, जैसे जैसे उनका डे स्टार्ट होता है उनका मार्केट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत डीप है, बहुत वास्ट है और इसमें इतनी सारी एंटिटीज़ इंक्लूडेड है कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है गाइस, इसे कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, ये इसे कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये राउंड द क्लॉक चलता रहता है अमंग कंट्री, इनसाइड कंट्री, बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। तो वर्ल्ड करेंसी मार्केट इज़ वेरी लार्ज एंड इट हैज़ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो आइए देखते हैं कौन से मेजर पार्टिसिपेंट्स है फॉरेक्स मार्केट में। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन अभी फिलहाल हम जो मेन है वो देख रहे हैं। पहला है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स, हर एक कंट्री की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक है, जैसे अपनी RBI है। तो सेंट्रल बैंक्स का रोल क्या रहता है फॉरेक्स मार्केट में? मैनेजिंग देयर फॉरेक्स रिजर्व्स यूजिंग करेंसी मार्केट स्ट्राइव्स टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी एंड स्मूथ ऑन आउट द फेस ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। हर एक सेंट्रल बैंक को अपना अपना फॉरेक्स रिजर्व रहता है, तो उसे मैनेज करना, ठीक है, उसकी करेंसी को कम से कम वोलाटाइल और स्ट्रांगली मार्केट में, ठीक है, पुट करना, ठीक है, ताकि वो करेंसी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, और उसकी वैल्यू स्मूदन करना, ठीक है, उसकी होम करेंसी की वैल्यू बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना, ठीक है।
देन नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल होता है? ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टू देयर बिग एंड रिटेल क्लाइंट्स, hedging and investing their own assets and liabilities, and also on behalf of their clients also speculate on the exchange of movement of markets। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ करेंसीज ऑफर करते हैं उनके क्लाइंट्स को, ठीक है, इन्वेस्टर्स को। ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स वो मार्केट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फंड्स बैंक्स, मूविंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूजिंग एक्सचेंज मार्केट एज अ व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट एज ऑल्सो हेजिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब बेसिकली एक कंट्री के फंड दूसरे कंट्री के एक्सचेंज में मूव करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना, यही उनका भी काम है। फॉरेक्स ब्रोकर्स एक्टिंग एज अ मिडलमैन बिटवीन अदर पार्टिसिपेंट्स एंड एट टाइम्स टेकिंग पोजीशंस ऑन देयर बुक्स। तो ये एज अ मिडलमैन का काम करते हैं ब्रोकर्स। ऑब्वियसली ब्रोकर का काम क्या होता है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा नाम से ही, ब्रोकर मतलब जो किसी एक पर्सन का अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वो खुद का नॉलेज यूज़ करके इन्वेस्ट करता है। अगर कोई पर्सन को खुद नॉलेज नहीं है मार्केट में मनी इन्वेस्ट करने का, तो वो किसी ब्रोकर को, जो कि जिसे अच्छा नॉलेज है, वो उसे असाइन करेगा, अपॉइंट करेगा कि वो अपने पैसे वो ब्रोकर को देगा कि आप मेरा पैसा इन्वेस्ट कीजिए और मुझे प्रॉफिट कमा के दीजिए, और उसके बदले में वो ब्रोकर को एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट मिलता है। एक क्या बोलते हैं, उसका अपना मार्जिन रहता है, उसका खुद का प्रॉफिट मार्जिन, ताकि वो अपना नॉलेज यूज़ करके अगर आपको प्रॉफिट कमा के देगा तो उसे कहते हैं ब्रोकर। ठीक है, तो वो मिडलमैन का काम एक्ट करते हैं, मतलब वो लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और खुद के भी मतलब उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। कॉर्पोरेशन मूविंग फंड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड करेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ट्रांजैक्शन इवन स्पेकुलेट करेंसी मार्केट। ठीक है, अलग अलग कॉर्पोरेशन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक कंट्री के फंड दूसरे कंट्री में और अलग अलग करेंसी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। एंड द लास्ट पर्सन इन दिस इज इंडिविजुअल, मतलब ऑर्डिनरी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यूजिंग मार्केट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, पर्सनल ट्रेड एंड टूरिज्म नीड्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स भी जैसे हाई नेट वर्थ है वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। As given here, participants not only use forex markets for trade and travel purpose but also for investments, hedging, speculative activities, thus generating large volume of market। जैसे कि ये आगे दिए हुए एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि ये मार्केट कितना बड़ा है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि नो बाउंड्रीज। ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट हैंडल्स टोटल ऑफ टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 5.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब 5100 बिलियन डॉलर पर डे, वाइल डेली वर्ल्ड टर्नओवर इज अराउंड 2% ऑफ दिस फॉरेक्स टर्नओवर। मतलब जो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट है ना, उसका टोटल टर्नओवर है 5.1 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन जो अगर आप ट्रेड टर्नओवर देखेंगे ना उसमें, मतलब एक्चुअली मार्केट साइज इतना है लेकिन टर्नओवर सिर्फ इसका 2% है। इसका मतलब ये है कि अराउंड 98% ऑफ द ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। ठीक है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग मतलब क्या होता है गाइज, ऐसे कुछ स्पेक्युलेटर्स रहते हैं, स्पेक्टेटर्स रहते हैं जो कि अपने मनी एक सही टाइम देख के इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मार्केट उन्हें पता है ऊपर जाने वाला है तो वो सही टाइम पे अपने फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, और अगर उनको पता है कि मार्केट अभी गिरने वाला है लेकिन वो पीक पे है तो पैसे निकाल देंगे और वेट करेंगे कि कब चीप वो एक शेयर, वो मार्केट का कोई भी एक कंपोनेंट उन्हें चीप से चीप रेट में मिल सके। तो ये जो मैनिपुलेट, मतलब ये जो मैनेज करते हैं ना प्रॉफिट कमाने के लिए, इन्हें कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स। ठीक है, तो स्पेक्यूलेटर ट्रेडिंग मतलब जो 98% रहता है ना, वो इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग से ही चल रहा है। फॉर इंडियन मार्केट भी 34 बिलियन डॉलर का अपना मार्केट है टोटल, लेकिन जो गुड मल्टीपल होता है, जो कि टर्नओवर है, वो उससे बहुत कम है। तो इसीलिए मैक्सिमम स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ही 98% ऑफ द ये इन्वॉल्व है। Thus we can say forex markets are dynamic on an average exchange rates of the major currency, say GBP, मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, USD फ्लक्चुएट एवरी 4 सेकेंड्स, मतलब एवरी 4 सेकेंड में जो वैल्यू है गाइज वो चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 21,600 बार एक करेंसी की वैल्यू चेंज होती है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, Now that means when you look aside for a moment and when you turn back for the rate, the same could have moved either way। मतलब अगर आपने ऐसी पलक झपकी, आपने कुछ टर्न किया काम करने के लिए और तुरंत आपने फिर से एक हार्डली कुछ सेकंड्स के बाद अगर आपने स्क्रीन के ऊपर देखा तो आपको पता चलेगा अरे ये क्या हुआ, मतलब प्राइस तो चेंज हो गई, क्योंकि एवरी 4 सेकेंड्स में करेंसी की प्राइस चेंज हो रही है। मतलब कितना डायनामिक ये मार्केट है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देन फॉरेक्स मार्केट्स यूजुअली ऑपरेट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। बहुत सी कंट्रीज़, अगर मिडल ईस्ट और अदर इस्लामिक कंट्रीज़ छोड़ी तो मैक्सिमम कंट्रीज़ के फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, और जो मिडल ईस्ट और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके सैटरडे संडे में भी चालू रहते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, फिर उनके फ्राइडे को क्लोज रहते हैं। देन बल्क ऑफ द फॉरेक्स मार्केट्स आर ओवर द काउंटर, मीनिंग दैट ट्रेड्स आर कंक्लूडेड थ्रू टेलीफोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के जोग्राफिकली इतना दूर है तो जा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन से ही होगा ना, ओवर द काउंटर। ठीक है, तो यही इसके रिगार्डिंग ही सब कुछ दिया है यहाँ पे। नाउ विद द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोबाइल एंड डाउनलोडिंग द ऐप ऑफ मार्केट प्लेयर्स, फॉरेक्स मार्केट्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी टाइम एनी प्लेस। ठीक है, सो मेजर बैंक्स विच एक्ट्स एज अ मार्केट मेकर्स ऑफर
two-way quotes buy and sell leave upon the caller to either buy or sell as per needs. This generates greater market depth and volumes. एक तो पहले से ही करेंसी इतना डायनामिक है, ठीक है, और दूसरी बात क्या बोली है कि हर एक बैंक है ना अपना टू वे कोड देता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी बैंक है तो अगर वो फॉरेक्स मार्केट में डील कर रहा है तो उसके दो रेट रहते हैं, एक रहता है बाय रेट, ठीक है, और एक रहता है सेल रेट, ठीक है। बाय रेट हमेशा बहुत बार कम रहता है सेल रेट से, क्योंकि अगर कोई भी बैंक को बाय करना है तो वो बाय रेट में बाय करेगा और सेल करना है तो सेल रेट्स में करेगा, और जनरली हर एक पर्सन को, हर एक बैंक को अपना प्रॉफिट कमाना ही रहता है, तो इसीलिए सेल रेट हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? 24 आवर मार्केट है, ओवर द काउंटर है इसमें अवेलेबल, ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स, नो स्पेसिफिक लोकेशन, मार्केट सपोर्ट लार्ज कैपिटल थ्रू, हाईली लिक्विड मार्केट, फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा है, टाइम जोन सेटलमेंट अफेक्ट होता है टाइम जोन से, मार्केट्स अफेक्टेड बाय ग्लोबल पॉलिसीज एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिक है, चेक योर प्रोग्रेस के। द टर्म फॉरेन एक्सचेंज इज यूज्ड टू डिनोट फॉरेन करेंसी एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ वन कंट्री करेंसी टू अनदर। एक्सचेंज रेट्स of major currencies fluctuate every 4 seconds. Foreign exchange markets, forex markets are dynamic and round the clock markets. True. Forex markets are not affected by government policies. False. Affect होते हैं. A large part of global forex turnover results from global commodities trade. False. ठीक है, आगे देखते हैं क्या है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। कौन से फैक्टर्स है गाइस? देखो अभी हम देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज करना ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया है ये इतना डायनामिक है, इतना वोलेटाइल है कि एवरी 4 सेकंड्स में करेंसी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये क्यों चेंज हो रही है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है ना, कौन से फैक्टर्स है जो कि एक्सचेंज रेट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स बेसिकली। द कोटेशंस इन द फॉरेक्स मार्केट डिपेंड अपॉन डिलीवरी टाइप ऑफ फॉरेन करेंसीज, एक्सचेंज ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ 2 करेंसीज बीइंग डेल्ट विद, spot rates being the base quotes in the forex markets are more dynamic and affected by varied reasons. हम आगे देखेंगे कि ये स्पॉट रेट क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि स्पॉट रेट मतलब ऐसा रेट जो कि अगर आपने आज ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, तो उसके सेकेंड वर्किंग डे पे अगर उसका पेमेंट होता है, ठीक है, उसके सेकेंड वर्किंग डे पे उसका पेमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं, जो रेट पे वो पेमेंट होता है उसे कहते हैं स्पॉट रेट। जैसे कि सपोज मैंने फर्स्ट किसी भी मंथ के फर्स्ट को मैंने कुछ कुछ चीज़ खरीदी, ठीक है, कुछ भी मैंने इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया, और उसका पेमेंट मैंने उसके सेकेंड वर्किंग डे पे, मतलब सेकेंड को छोड़ा थर्ड को, कोई भी मंथ के थर्ड को मैंने अगर उसका पेमेंट किया, सपोज 1 अक्टूबर को मैंने कुछ चीज़ खरीदी किसी फॉरेन कंट्री से और 3 अक्टूबर को मैंने उसका पेमेंट किया, और प्रोवाइडेड ये तीनों डेज वर्किंग होने चाहिए, ओके, फॉर बोथ द कंट्रीज। तो थर्ड वर्किंग डे को अगर मैं उसका पेमेंट करती हूँ तो मैं उसका पेमेंट स्पॉट रेट पे करूँगी, ठीक है, तो इसे कहते हैं स्पॉट रेट, ओके। आगे हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्पॉट रेट को बेस रेट माना जाता है फॉरेक्स मार्केट में, क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बड़ी एक रीज़न है कि हर एक कंट्री का मार्केट कंटिन्यू चलता रहता है ओवर द क्लॉक। तो अगर एक कंट्री का मार्केट बंद हो रहा है उसी टाइम पे दूसरी कंट्री का मार्केट चालू हो रहा है, तो 1 डे में कैसे पेमेंट होगा ना, तो थोड़ा वो टाइम जोन अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए जनरली स्पॉट रेट को बेस रेट मानते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आगे के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि एक्सचेंज रेट्स को अफेक्ट करते हैं? पहले है फंडामेंटल रीजंस, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल रीजन में क्या आता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज causes or events which affect basic economic monetary policies of concerned government. The causes normally affect long term exchange rates and short term इसमें अफेक्ट नहीं होते। तो कोई भी कंट्री के ना जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ है ना, वो भी सबसे बड़ा रीज़न है कि वो कंट्री के करेंसी के रेट्स को अफेक्ट करना, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट तो लॉन्ग टर्म ही चलती है ना, 1-2 दिन की तो बात नहीं है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म उनके जो डिसीजंस है ना, जो पॉलिसीज़ है, वो लॉन्ग टर्म रेट्स में अफेक्ट करती है। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जनरली अ सरप्लस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर होम करेंसी व्हाइल डेफिसिट लीड्स टू वीकर। बैलेंस सरप्लस मतलब अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट्स जो है गाइस, 1 सेकेंड, सरप्लस मतलब क्या होता है? अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कंट्री ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करिए तो वो कंट्री के पास पैसा खुद के करेंसी में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसे सरप्लस बोलते हैं। और डेफिसिट किसे बोलते हैं? डेफिसिट मतलब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, डेफिसिट मतलब डेफिशिएंसी, मतलब किसी की डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी? करेंसी की, ठीक है, अपनी जो करेंसी मतलब
जो कि मनी हम अर्न कर रहे हैं ना उसकी, तो अगर किसी भी कंट्री के इम्पोर्ट ज़्यादा है मतलब उसका वो कंट्री का पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है ना, तो इसीलिए वो डेफिसिट है, ठीक है। तो अगर सरप्लस ज़्यादा है, ठीक है, अगर सरप्लस है किसी भी कंट्री में तो वो कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्गर रहेगी, होम करेंसी स्ट्रॉन्गर ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंट्री के पास अगर पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसी की कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग ही होगी ना। और अगर डेफिसिट ज़्यादा है, डेफिसिट है मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो उसकी करेंसी बाहर जा रही है ना, और अगर वो बाहर जा रही है तो ऑब्वियसली वो बाहर के करेंसी का जो रेट है उसी पे जाएगी, ठीक है, तो वो भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर वो केस में करेंसी वीक हो जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और हाई ग्रोथ लीड्स टू राइज इन इम्पोर्ट्स एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ होम करेंसी एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली ग्रोथ मतलब अगर ग्रोथ ज़्यादा होती है तो इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाई ग्रोथ लीड्स टू राइज इन इम्पोर्ट्स, अगर हमारी ग्रोथ ज़्यादा हुई, हमारे पास ज़्यादा पैसे आए तो हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ज़्यादा व्हाट आई कैन से कंफर्ट की चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक, इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो करेंसी, हमारा जो पैसा है वो बाहर जाएगा, तो फिर क्या होगा, अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। देन फिस्कल पॉलिसी, एक्सपांशनरी पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल लोअर टैक्सेस कैन लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी में लोअर टैक्सेस कैन लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगर टैक्स कम लगाया, ठीक है, पॉलिसी में अलग अलग चीज़ों पे, जो जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है, GST है, ये टैक्सेस अगर कम लगाए तो ऑब्वियसली लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो वो भी अपने एक्सचेंज रेट, अपने करेंसी को अफेक्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई कैन इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ करेंसी इन देयर कंट्री। ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो बढ़ाए घटाए जाते हैं, ठीक है, उसके वो अफेक्ट करता है कि अपने बैंक के पास, अपने लोगों के पास कितना पैसा रहेगा, ठीक है, बैंक के पास कितना पैसा रहेगा टू लैंड फर्दर, और फिर मतलब कितना इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, ठीक है, तो उसके हिसाब से लोगों के पास कितना फिर पैसा बचेगा, तो ये सब अफेक्ट करता है वो कंट्री के करेंसी पे। इंटरेस्ट रेट्स, हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स टेंड टू अट्रैक्ट ओवरसीज कैपिटल, ठीक है, कुछ बैंक ऐसा रहती है कि अगर अपने को ओवरसीज कैपिटल अट्रैक्ट करना है, अपने पास डिपॉजिट्स कम है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करेंगे ताकि मैक्सिमम जो ओवरसीज कैपिटल है, बाहर के लोग हैं, ठीक है, बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपने कंट्री के फंड्स में इन्वेस्ट करें ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। लेकिन ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो करेंसी अपने को मिलती है, शॉर्ट टर्म के लिए अप्रिशिएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना ये अपनी इकोनॉमी को डाउन करता है। क्यों? क्योंकि हम अगर बाहर के लोगों को, बाहर के मतलब फॉरेन कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो कम हो रही है ना, वी आर पेइंग देम मोर, तो बेसिकली हम मतलब अपने रिजर्व से तो मनी कम हो रहा है ना, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल इशूज़। कोई भी कंट्री की अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसमें रहेगी ना तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहेगी और करेंसी भी स्टेडी रहेगी, क्योंकि उनके जो पॉलिसीज़ है अलग अलग वो लॉन्ग टर्म चलेगी और फिर जो करेंसी में इफेक्ट होगा वो भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये थे गाइस फंडामेंटल रीजंस। नेक्स्ट देखते हैं टेक्निकल रीजंस। क्या क्या टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं जिसमें से एक्सचेंज रेट को अफेक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स, government controls can lead to an unrealistic value of a currency resulting in a violent movement in exchange rates। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल ये से समझना पड़ेगा गाइस कि ये क्या हुआ था। बेसिकली 1997 में इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, कोरिया, ठीक है, एक्सेट्रा ड्यूरिंग साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस, ठीक है, मतलब एक साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस आया था 1997 में, जिस टाइम पे उनके पास जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है उनके पास पेट्रोलियम रिजर्व्स बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। ह्यूज सरप्लस इज जनरेटेड इन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सच एज ओपेक, ठीक है, ओपेक कंट्रीज ड्यू टू द सडन स्पॉट इन पेट्रोलियम प्राइसेस, ठीक है, विच कुड नॉट बी यूटिलाइज इन दिस कंट्रीज हैड टू इन्वेस्टेड ओवरसीज। तो मतलब कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में 1997 में ऐसा हुआ था कि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस सडनली बढ़े थे तो उन्होंने बहुत सारा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारा पैसा आया था, बहुत सारी करेंसी आई थी, लेकिन वो एक्सट्रेक्स सरप्लसेस को, वो मनी को वो खुद के कंट्री में यूटिलाइज नहीं कर पाए थे अच्छे से, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, उसको ओवरसीज में इन्वेस्ट कर दिया। तो जिस कंट्री में ये इन्वेस्ट हुआ ना वो कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो गई। ऑब्वियसली अगर उन्होंने सपोज उन्होंने उस टाइम अगर यूएस में इन्वेस्ट किया होगा तो उनका जो ह्यूज मनी है, सरप्लस है, वो कंट्री में चला गया, वो कंट्री के पास ज़्यादा आ गया, तो उनके बढ़ गए, ठीक है, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। दिस क्रिएटेड अ ह्यूज मूवमेंट ऑफ कैपिटल ओवरसीज एंड रिजल्ट एन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी फॉर द कंट्री विच गॉट इनफ्लोज ऑफ फॉरेक्स, ठीक है। तो जो कंट्री में ज़्यादा इन्फ्लोज हुए फॉरेक्स के वो कंट्री की होम करेंसी ऑब्वियसली स्ट्रांग हो गई, ठीक है। द कैपिटल नॉर्मली टेंड्स टू मूव फ्रॉम लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसीज एंड रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। बेसिकली कैसा फिनोमेना होता है ना फॉरेक्स मार्केट में कि जो कैपिटल है ना वो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री की जिसकी स्ट्रांग रहेगी ना, हाई यील्डिंग करेंसी रहेगी, उसी में तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना कैपिटल को। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और मुझे किसी मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो जिस
कंट्री की करेंसी, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, कुछ मेरे पास सपोज 100 रुपीज़ है और किसी कंट्री की करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग है, हाई यील्ड दे रही है, मुझे ज़्यादा रिटर्न दे रही है, ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो मैं वहीं पे इन्वेस्ट करूंगी ना, एज कम्पेयर टू द लोअर यील्डिंग करेंसी, ठीक है। तो कैपिटल जनरली कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, जो हाई यील्डिंग करेंसी रहती है, और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग इन अ मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स। तो जिनकी हाई यील्डिंग करेंसी वो और स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उनके पास कैपिटल इन्वेस्ट होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है जो कि अफेक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को, दैट इज स्पेक्यूलेशन। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि स्पेक्यूलेशन क्या होता है। स्पेक्यूलेटिव फोर्सेस कैन हैव मेजर इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट्स in an expectation that currency will be devalued. Speculator will short sell a base currency, say dollar, for buying it back to a cheaper at a later date. मतलब स्पेक्यूलेटर मतलब जो कोई देख रहा है, एक बंदा, ठीक है, जो कि जिसे इन्वेस्ट करना है, तो उसने देखा कि अगर एक करेंसी डिवैल्यूड होने वाली है, कोई करेंसी है जो कि नीचे जाने वाली है, ठीक है। सपोज कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक स्पेक्यूलेटर है जिसके पास डॉलर में करेंसी है, ठीक है। सपोज उसने डॉलर में इन्वेस्ट किया है मार्केट में, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में। तो फॉरेक्स मार्केट में उसने इन्वेस्ट किया, उसके सपोज उसका अभी रेट है वो शेयर का, ठीक है, 100 रुपीज़, और उसको पता है कि बहुत ही जल्द ही नीचे गिरने वाला है, तो वो क्या करेगा, इसे निकालेगा, इसे डिसइन्वेस्ट करेगा, डिसइन्वेस्ट करेगा 100 रुपीज़ में, क्योंकि उसको पता है ये बहुत ही जल्दी गिरने वाला है, ठीक है। और जैसे ही गिर गया, सपोज इसका रेट आफ्टर सम टाइम, सम डेज, सपोज 50 रुपीज़ हो गया, $50 हो गया, डॉलर में है ना उसका, ठीक है। $100 में उसने निकाला था और मार्केट से डिसइन्वेस्ट किया था, सपोज इसका रेट $50 हो गया, तो अभी ये चीपेस्ट है, ठीक है। तो अभी उसे अगर पता चला वो स्पेकुलेटर को कि ये $50 इज़ द लोएस्ट, अभी यहाँ से वो नीचे नहीं गिर सकता, यहाँ से वो जाएगा कहाँ पे, सीधा ऊपर, मतलब ऑब्वियसली वो ग्रोथ ही देगा। तो फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट वो $50 में, जो $100 में उसने एक शेयर निकाला था ना $100 में, वो $50 के 2 ले लेगा, ठीक है। तो उस, और जब भी ये $50 का ग्रोथ मिलेगा तो जो भी है उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसी की वजह से मार्केट फ्लक्चुएट होता है, ऐसे ही इन्हें कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स, ठीक है। तो जो स्पेक्यूलेटर्स रहते हैं, स्पेक्यूलेटिव फोर्स, ठीक है, इनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट रहता है, क्योंकि वो उनका बाइंग एंड सेलिंग, शॉर्टली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी चालू रहता है, बेस करेंसी। दिस वेरी एक्ट कैन लीड टू मोमेंट्स इन द मार्केट एज द expectation of the devaluation grows and extend other markets participants as well, ठीक है। Speculative deals provide depth and liquidity to the market and at times acts as a cushion too if views do not lead to the contagious effect, ठीक है। तो अगर उनके व्यूज सही बैठे तो ये बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट कमा देता है, लेकिन ये मार्केट को भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर देता है, कुछ स्टेबल नहीं रहता यहाँ पे। तो इसकी वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से गाइस, मार्केट बहुत डीप है, बहुत लिक्विडिटी भी होती है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में सेल की जाती है, बाय की जाती है, ठीक है। और अगर उनके व्यूज़ करेक्ट बैठे तो उनको प्रॉफिट होगा, अगर उनके व्यूज़ करेक्ट नहीं बैठे तो उनको लॉस भी हो सकता है स्पेक्यूलेटर्स को, ठीक है। तो गाइस, जो आगे का टॉपिक है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, जिसमें कि हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, जो कि रेडी कैश, टर्म रेट क्या होता है, स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो गाइस, दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक दीजिए, और हाँ, आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ सके कोई भी वीडियो आ गया तो। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया